So hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach. So I teach audit and law at the CA final levels and audit and assurance at the CA inter level. And till date, I have guided more than 1000 students to get exemptions in audit and law in CA final, and hopefully we are going to repeat the same in CA inter. अब देखना इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि अपने को बोथ ग्रुप कैसे क्लियर करना है इन 100 डेज. सो वी आर बेसिकली गोइंग टू फोकस ऑन ए 100 डेज स्टडी प्लान फॉर द सीए इंटर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और स्मार्ट अप्रोच में फोकस रखेंगे हम लोग. वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो ए रिजिड अप्रोच, ए ट्रेडिशनल अप्रोच. वी आर गोइंग टू फॉलो ए प्रैक्टिकल अप्रोच जो आप रियल लाइफ में फॉलो कर सकते हैं. राइट. अब देखना, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टडी प्लान मुझे आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कराना है कि सर अपने को एक ग्रुप देना चाहिए या अपने को बोथ ग्रुप्स देने चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे पास मैसेजेस आता है कि सर आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि मेरे को एक ग्रुप देना है या मेरे को बोथ ग्रुप देना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दिस कंफ्यूजन. ठीक है, एक बार ये डिसाइड हो गया कि हाँ अपने को बोथ ग्रुप देना है, रैंक की तैयारी करनी है या अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तब हम लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक इफेक्टिव मैनर पे पढ़ाई की जा सके. ठीक है ना. अब देखना, सबसे पहले आप अपने पेपर्स को ना कैटेगराइज कर लीजिए. आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं सर? आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं. तो न्यू सिलेबस की अगर हम बात करें, सीए इंटर न्यू सिलेबस की, तो टोटली 8 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, है ना. तो अगर हम उन 8 सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर लें तो 2 जोन में मैं कैटेगराइज कर सकता हूं. तो एक हो जाता है अपना प्रैक्टिकल जोन, और प्रैक्टिकल जोन के अंदर 5 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आते हैं, और दूसरा होता है थ्योरेटिकल जोन जिसके अंदर अपने 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आते हैं, या आप उनको सेमी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो. तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं सर? एक है अकाउंटिंग, एक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक है टैक्सेशन, एक है एडवांस्ड अकाउंटिंग, और 5वां है एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. कौन सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. और अगर हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो कौन से 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आते हैं सर? ऑडिट, लॉ एंड तीसरा अपना EISSM. राइट. तो अब देखिएगा यहां पे अगर मैं बात करूं तो अगर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की कोचिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए. सो द फर्स्ट फैक्टर दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू डिसाइड वेदर यू हैव टू गिव ए सिंगल ग्रुप और द बोथ ग्रुप इज आपके नंबर ऑफ कोचिंग्स कितने बाकी हैं. द नंबर ऑफ कोचिंग्स लेफ्ट, द नंबर ऑफ कोचिंग्स लेफ्ट, आपके कितने कोचिंग्स बाकी हैं. राइट. एटलीस्ट अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सारा कोचिंग हो चुका है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सारा कोचिंग हो चुका है, और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं भले ही आपने उस पर क्लासेस अभी तक नहीं लगाई हैं बट आपका सेल्फ स्टडी चालू है, तो अगेन आप बोथ ग्रुप का सोच सकते हो. याद रखना, सोच सकते हो. ये एक फैक्टर है. 3 फैक्टर्स बताऊंगा, तीनों फैक्टर सेटिस्फाई हो गया मतलब आपने बोथ ग्रुप देना है. एक भी फैक्टर सेटिस्फाई नहीं हुआ मतलब आपको बोथ ग्रुप नहीं देना है. ठीक है. तो पहला फैक्टर है नंबर ऑफ कोचिंग्स लेफ्ट. एटलीस्ट 5 में से 4 प्रैक्टिकल की कोचिंग खत्म हो चुकी होनी चाहिए. 5 में से 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कोचिंग खत्म हो चुकी होनी चाहिए, बिकॉज सर प्रैक्टिकल के कोचिंग में ज्यादा टाइम लगता है. जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप फिर भी फास्ट ट्रैक क्लासेस वगैरह लगा के काम चला सकते हो और उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है. क्लियर है ना. उसके बाद जो अगला फैक्टर है दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि whether you are going to give both group or not is how much time you are willing to give in the next 3 months, in the next 100 days. आप कितना टाइम दे सकते हो सर अगले 100 दिन के अंदर. पहला कैटेगरी का स्टूडेंट है कैटेगरी 1, वो क्या है? होम आइसोलेशन में है 100 डेज के लिए. क्या है? 100 डेज का होम आइसोलेशन है. घर में बैठने वाला है, घर में पढ़ने वाला है, दिन में 12 घंटा 13 घंटा दे सकता है. कैटेगरी 2 ऑफिस के साथ मैनेज करना है, साथ में जॉब भी चल रहा है, पार्ट टाइम जॉब चल रहा है, फुल टाइम जॉब चल रहा है. अगेन उस पार्टिकुलर चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा सर. पहली चीज आपकी ज्यादातर कोचिंग खत्म हो चुकी होनी चाहिए, या फिर एक ऑल्टरनेटिव और हो सकता है कि आपके एक आधा एग्जामिशन हो. दूसरी चीज कि हाउ मच टाइम्स यू आर रेडी टू गिव इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. यू आर इन होम आइसोलेशन और यू आर इन ऑफिस और पार्ट टाइम. तो अगर आप होम आइसोलेशन में हैं और बिल्कुल घर में बैठे हैं कि हाँ भैया मैं तो 100 दिन टाइम दे सकता हूं, 10-12 घंटा पढ़ाई कर सकता हूं, सो अकॉर्डिंगली आपने क्या करनी चाहिए? बोथ ग्रुप के लिए जानी चाहिए, बट प्रोवाइडेड कि अगेन पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि आपकी कोचिंग्स भी ज्यादा नहीं बची है. और तीसरी कंडीशन है कि अगर आप पहले दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब आपकी कोचिंग्स भी ज्यादातर हो चुकी है, या फिर आपको एक आधा सब्जेक्ट में एग्जामिशन मिला हुआ है. राइट. और साथ ही साथ आप होम आइसोलेशन में हैं, तो तीसरी चीज है आर यू फोकस्ड इनफ. बिकॉज याद रखना बोथ ग्रुप क्लियर करने के लिए, रैंक लाने के लिए जो अपना फोकस लेवल होना चाहिए वो बहुत हाई होना चाहिए. यू शुड हिट द बुलसाई.
राइट, यू शुड हिट द बुल्सआई। महाभारत में क्या था कि अर्जुन का जो निशाना था वो ऐसा था कि भाई जब वो चिड़िया के आंख में निशाना कर रहा है तो उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, और उस बाकी जो उसके भाई थे उनको किसी को चिड़िया दिखाई दे रहा था, किसी को पूरा वो वृक्ष दिखाई दे रहा था। तो आपका जो निशाना होना चाहिए वो अर्जुन की तरह होना चाहिए। यू शुड हिट द बुल्सआई, 100% फोकस। सो अगर आप ये तीनों फैक्टर्स को सेटिस्फाई करते हैं, कोचिंग ज्यादातर कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम्शन या फिर एग्जाम्शन है आपके पास, नंबर 2 आप होम आइसोलेशन में हैं, 12-13 घंटा दिन का दे सकते हैं, और तीसरी चीज यू आर रेडी टू बी फोकस्ड, तब आपको सोचना चाहिए कि मेरे को बोथ ग्रुप क्लियर करना है, और ना केवल बोथ ग्रुप क्लियर करना है बल्कि मेरे को रैंक की भी टारगेट करनी है, या फिर मेरे को अटेम्प्ट निकालना है, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन एबिलिटीज, ऑन योर ओन कैपेबिलिटीज। ठीक है, अब देखना, आपको एक बहुत सिंपल स्टडी प्लान बनाऊंगा मैं। इस स्टडी प्लान के अंदर आपको मैं ये नहीं बोलने वाला कि अरे भाई तेरे को सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ना है, या फिर आपको रात को लेट नाइट स्टडी करनी है। बिकॉज यूनिवर्सली प्रूव्ड है सर कि कुछ लोग क्या होते हैं, अर्ली बर्ड्स होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, नाइट ऑल्स होते हैं। कुछ लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं और कुछ लोग नाइट ऑल्स होते हैं। तो अगर कोई बंदा नाइट ऑल है, मतलब उसको रात को पढ़ने में मजा आता है, वो रात को पढ़ाई करता है, तो ऐसे 4 घंटे में एक सब्जेक्ट खत्म कर दिया, एक चैप्टर खत्म कर दिया, और सुबह उठ के पढ़ रहा है, तो क्या हो रहा होता है, किताबें ली और उसको नींद आ रही है। तो अगर मैं उस बच्चे को बोलूंगा जो कि नाइट ऑल है कि बेटा तू सुबह 4 बजे उठ के पढ़ी हो, तू सुबह 5 बजे उठ के पढ़ी हो, तो कभी भी वो आउटपुट अचीव नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड, और ऑब्वियसली सुबह का पढ़ने का टाइम अच्छा होता है, यूनिवर्सली प्रूवन है, बट अगर कोई नाइट ऑल को मैं बोलूं कि बेटा तुझे सुबह ही पढ़ाई करनी है, तो वो आउटपुट नहीं निकाल पाएगा। सिमिलरली एक बंदा जिसको मॉर्निंग में पढ़ने का हैबिट है, अगर मैं उसको बोलूंगा बेटा लेट नाइट पढ़ी हो, तो वो आउटपुट नहीं निकाल पाएगा। तो मैं वो चीज आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको डिसाइड करना है कि यू आर ए अर्ली बर्ड और यू आर ए नाइट आउल। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ज्यादा लेट तक पढ़ने की हैबिट है तो कोशिश करो थोड़ा जल्दी सो जाओ एंड कंपैरेटिवली जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, बट कंपल्शन नहीं है, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है अपॉन द फैक्टर। सेकेंडली मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ना है, या आपको दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या आपको दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, या यू हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स एट अ सिंगल टाइम। मैंने बहुत सारे रैंकर्स से टिल डेट बात की है, और हर रैंकर का शेड्यूल अलग होता है। ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं स्टूडेंट्स के जिन्होंने बहुत ज्यादा मार्क्स इंक्रीज करे हैं, फेलियर से बोथ ग्रुप क्लियर किया है। काफी स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं कि वो 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ा खत्म किया, दूसरा सब्जेक्ट में मूव करे, दूसरा सब्जेक्ट खत्म किया, तीसरा सब्जेक्ट में मूव करे, तीसरा सब्जेक्ट खत्म किया, चौथे सब्जेक्ट में मूव करे। ऑन द अदर हैंड मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं कि एक ही बार में 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा, 4-4 आवर्स करके स्लॉट बना दिए। और बिलीव मी माय फ्रेंड्स, दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट सक्सेसफुल हैं, दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को रैंक आता है डिपेंडिंग अपॉन की विच इज मोर सुटेबल टू यू। अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप एक सब्जेक्ट को ही एट अ टाइम पढ़ सकते हो, और मैं आपको कह रहा हूं कि भैया आपको क्या करना है, 4 सब्जेक्ट लेके बैठने हैं, तो आप कोलैप्स कर जाओगे, एंड वाइस वर्सा। तो अकॉर्डिंगली वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, तो अब यहां पे मैं आपको बताने क्या वाला हूं, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सर 100 डेज टाइम है, 12 आवर्स से डे है आपके पास। कितना? 12 आवर्स से डे है, 100 डेज टाइम है, 12 आवर्स से डे है, 1200 घंटे हैं टोटल, और 1200 घंटे में 8 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो 8 सब्जेक्ट है आपने पढ़ रखा है, कोचिंग्स ले रखी है, और अगर कोचिंग बाकी है तो एक आधा सब्जेक्ट का बाकी है, ठीक है, या कुछ क्लासेस लगानी बाकी है, या थियोरेटिकल सब्जेक्ट का कुछ कोचिंग वगैरह बाकी है, तो आप फास्टर क्लासेस वगैरह से काम चला सकते हो। जैसे मेरा ऑडिट का भी जो फास्टर क्लासेस है, रेगुलर क्लासेस है, काफी कम ड्यूरेशन का है, तो आप उससे काम चला सकते हो। अब देखना, दोनों सब्जेक्ट, दोनों जो कैटेगरी बनाई थी हमने, कौन सी 2 कैटेगरी बनाई थी सर? एक हमने प्रैक्टिकल कैटेगरी बनाया था और एक हमने थ्योरेटिकल कैटेगरी बनाया था। दोनों के लिए अलग अलग प्लानिंग है, तो देखते हैं दोनों के लिए अलग अलग क्या प्लानिंग है, बिकॉज वन कैटेगरी ऑफ प्लान कैन नॉट बी सुटेबल फॉर बोथ ऑफ देम। तो दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्लान है, लेट अस सी। सो अब देखना, 100 days study plan for both groups, 12 hours a day, that is something you have to give, right? अब देखना, 5 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, 3 थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। 5 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कौन से थे? अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एडवांस्ड अकाउंटिंग, एफएम एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, एंड थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में था ऑडिट, लॉ एंड एआईएसएसएम। दोनों के लिए अलग अलग टाइम जोन होगा रिवीजन का, बिकॉज दोनों के नेचर अलग हैं। ठीक है, तो जो 5 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं 7 + 4 + 2। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर? 7 + 4 + 2। मतलब पहले रिवीजन में 7 दिन लगना चाहिए, दूसरे रिवीजन में 4 दिन लगना चाहिए, तीसरे रिवीजन में 2 दिन लगना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली अपने को उस 1.5 डेज पर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो 2 डेज में तो आना ही पड़ेगा। तो 7 + 4 + 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे।
यानी पहले रिवीजन में अगर मैं बात करूं तो 7 डेज करके पर सब्जेक्ट 35 दिन लगेगा पांचों सब्जेक्ट में, 4 डेज करके सेकंड रिवीजन में 20 दिन लगेगा और 2 डेज करके थर्ड रिवीजन में 10 दिन लगेगा। मतलब टोटल यहां 65 डेज मेरा कहां निकल गया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में निकल गया। तो 100 डेज में से 65 डेज मेरे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए अपोर्शन करना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की, तो अगेन इट इज ऑडिट, इट इज लॉ, इट इज EISSM। तो यहां पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो 6 + 3 + 2 यूज करेंगे। 6 + 3 + 2 मतलब क्या हो गया, 6 दिन करके एक सब्जेक्ट में लगना चाहिए फर्स्ट टाइम, 3 दिन करके एक सब्जेक्ट में लगना चाहिए सेकंड रिवीजन में, और 2 दिन करके थर्ड रिवीजन में लगना चाहिए, ठीक है। तो 6 डेज करके लगेगा, 3 सब्जेक्ट है तो 18 डेज हो गए, 3 दिन करके लगेगा, 3 सब्जेक्ट है तो 9 डेज हो गए, और 2 दिन करके 3 सब्जेक्ट लगेगा तो 6 डेज हो गए। तो टोटल मिला के यहाँ पे 33 डेज हो गया। मतलब वो जो 2 दिन एक्स्ट्रा है वो आप किसी भी वीक सब्जेक्ट में क्या कर सकते हो सर, अपोर्शन कर सकते हो। अब वो चीज कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप आज की तारीख में स्टडी प्लान बनाएंगे और आज की तारीख में स्टडी प्लान बनाकर डिसाइड करेंगे कि व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू प्लान 2 or 3 सब्जेक्ट्स एट अ सिंगल डे, और यू हैव टू प्लान 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम। वो आपको डिसाइड करना है। आप ये भी कर सकते हो कि जैसे आप मान लीजिए प्रैक्टिकल और थ्योरी का जो प्रपोर्शन है वो डबल है लगभग, कि थ्योरी में 33 डेज है और वहां पे 66 डेज है, ठीक है ना, तो वो 100 डेज हो गया, तो पूरा डबल है। तो आप दिन में 12 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपना दिन का टारगेट फिक्स कर सकते हैं कि मेरे को 4 घंटे में एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट करना है और मेरे को 8 घंटे में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो ऑडिट है और अकाउंट्स एक साथ करना है, तो ऑडिट का 4 आवर्स दे दूंगा, अकाउंट्स का 8 आवर्स दे दूंगा। या फिर आप किसी भी तरीके का क्या कर सकते हो सर, कॉम्बिनेशन बना सकते हो, आप किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएगा, बट कुल मिलाकर आपको वो रेशियो समझ आना चाहिए। रेशियो एनालिसिस आप पढ़ते हो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 65-66 डेज है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपके पास 33 डेज है। यू कैन डू 8 आवर्स प्रैक्टिकल, 4 आवर्स थ्योरी, या फिर यू कैन डेडिकेट टू 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू, ठीक है ना। यहां पे आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 7 + 4 + 2 बोला है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट को 7 दिन ही देना है। सपोज आपका एडवांस अकाउंट ज्यादा अच्छे से तैयार है, टैक्सेशन वीक है, तो आप टैक्सेशन में एक दिन ज्यादा दे सकते हो, एडवांस अकाउंट्स में एक दिन कम कर सकते हो। सो दैट इज अगेन अप टू यू। अब यहाँ पे इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि वो जो 100 डेज है, 100 डेज के अंदर आप पढ़ाई करेंगे। ऑब्वियसली वो 1 डे करके देना है या फिर 8 आवर्स 4 आवर्स का सिस्टम फॉलो करना है, वो आपके ऊपर है, मैं वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। लेकिन हाउ टू इंक्रीज द आउटपुट, हाउ टू बी मोर ऑप्टिमम इन योर रिविजन्स, उस चीज को मैं गाइड करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई, अगर कोई भी कोचिंग आपकी पेंडिंग है, सपोज आपने कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रखा था, उसका कुछ क्लासेस पेंडिंग है, आपने ऑडिट में मेरी फास्ट ट्रैक क्लास लगानी है, तो अगर कुछ भी आपका कोचिंग पेंडिंग है ना, उसको कोशिश करो कि फर्स्ट रिवीजन साइकिल में कंप्लीट कर लो, कोशिश करो कि फर्स्ट रिवीजन साइकिल में कंप्लीट कर लो। और जो सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन साइकिल है उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए सर, उसके अंदर एज सच आपके ऊपर कोचिंग का बर्डन नहीं आना चाहिए। अगर कोई कंसाइज रिवीजन है, किसी टीचर का रिवीजन वीडियो देखना चाहते हो, राइट, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग दैट यू कैन यूज इन द सेकंड एंड थर्ड रिवीजन साइकिल एज वेल। बट अगर मेजर कोचिंग पेंडिंग है तो उसको फर्स्ट रिवीजन साइकिल में कंप्लीट कर लो। उसके बाद याद रख लेना कि द इंटायर कोचिंग ऑफ द थ्री थ्योरी ऑब्लिक सेमी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कैन बी कंप्लीटेड इन द फर्स्ट राउंड इफ नीडेड। तो अगेन अगर मान लीजिए आपने किसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का कोचिंग नहीं ले रखा है, ऑडिट का आपको फास्ट ट्रैक क्लास लगाना है, लॉ का फास्ट ट्रैक क्लास लगाना है, EISSM का फास्ट ट्रैक क्लास लगाना है, तो वो जो फर्स्ट रिवीजन का स्लॉट है 6 डेज का, आप उसमें कंप्लीट कर सकते हो उसको। प्लान द एंटायर थिंग इन एडवांस, सब कुछ आज ही बैठ के प्लान कर लो, क्या करना है क्या छोड़ना है। अब जब मैं ये कह रहा हूं क्या करना है क्या छोड़ना है, तो प्रैक्टिकली याद रखना यार, कभी भी सीए के अंदर, सी एग्जाम्स के अंदर आप 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बी रियलिस्टिक अपॉन दैट। 100% चीजें कभी भी कवर नहीं होती, ठीक है। तो आप आज ही प्लान कर लो क्या करना है क्या छोड़ना है। क्या करना है क्या छोड़ना है का मतलब, इसका मतलब कि भाई मेरे को कौन से चैप्टर्स, अगर मैं बात करूं तो हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 90% कवरेज करके रखना पड़ता है हर सब्जेक्ट के अंदर। बट अगर आपने सपोज कुछ छोड़ने का डिसीजन लिया है तो आप आज ही डिसाइड कर लोगे भैया मेरे को ये चैप्टर नहीं करना, बट उसके अलावा मेरे को सब कुछ कवर करना है। डिसाइड एज ऑन टुडे। बी रियलिस्टिक, यू कैन नॉट कवर 100%, वो किसी का कवर नहीं होता। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो टेंशन मत लेना, कॉन्फिडेंस किसी को नहीं आता, एक रैंकर को भी नहीं आता। आपने करना क्या है कि अपने नंबर ऑफ रिविजन्स इंक्रीज करते जाने हैं। बैलेंस ऑफ हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क इज नीडेड टू क्रैक द एग्जामिनेशन। आपको क्या करना है सर, हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क का एक बैलेंस इंश्योर करना है टू क्रैक द एग्जामिनेशन। अब हार्डवर्क क्या होता है, हार्डवर्क का मतलब हो गया 12 घंटा फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। बट स्मार्ट वर्क क्या होता है,
स्मार्ट वर्क ये होता है कि रियलाइज कर लेना कि मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूं मैं 100% कवरेज तो नहीं कर पाऊंगा, राइट। मैं 100% कवरेज तो नहीं कर पाऊंगा, मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूं मैं 100% कवरेज तो सीए एग्जाम्स के अंदर नहीं कर पाऊंगा। सो वो चीज मेरे को रियलाइज करनी है और एक स्मार्ट मैनर में पढ़ाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आप किस तरीके से स्मार्ट हो सकते हो, जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रिवाइज करोगे, राइट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, तो व्हाट यू कैन डू इज, जैसा फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो याद रखना फर्स्ट रिवीजन, जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो फर्स्ट रिवीजन में आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि मैं 50% क्वेश्चंस तो करूंगा ऑडिट और मैं 50% क्वेश्चंस का करूंगा रिटन प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आप सारे क्वेश्चंस का ऑडिट करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आप सारे क्वेश्चंस का रिटन प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो बिकॉज सिर्फ 100 दिन बाकी है और आपको फर्स्ट रिवीजन अपना 7 डेज में कंप्लीट करना है। तो आपको एक 50-50 अप्रोच रखना पड़ेगा कि 50% क्वेश्चंस में ऑडिट क्या करूंगा और 50% क्वेश्चंस की मैं रिटन प्रैक्टिस किया करूंगा। एट द सेम टाइम आपको क्या करना है सर कि फर्स्ट रिवीजन के वक्त ना मार्क ऑल द क्वेश्चंस which has maximum adjustment or the questions which troubled you। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस है ना जिसके अंदर मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स हैं या जिन क्वेश्चंस ने आपको ट्रबल किया था, परेशान किया था, आप उन क्वेश्चंस को मार्क करके चल दीजिए, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट डिवीजन में ध्यान रखना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कि 50% क्वेश्चंस आपने ऑडिट करना है, 50% क्वेश्चंस का रिटन प्रैक्टिस करना है, मार्क ऑल द क्वेश्चंस व्हिच हैज मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स और द क्वेश्चंस व्हिच हैज ट्रबल्ड यू। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो सेकंड वीडियो है, जो सेकंड रिवीजन राउंड है, प्रैक्टिकल्स की बात कर रहा हूं अभी खाली, तो यहां पे परसेंटेज चेंज हो जाएगा। यहां पे आप क्या करोगे पता, सेकंड डिवीजन के अंदर यू विल डू रिटन प्रैक्टिस ऑफ ऑल क्वेश्चंस यू मार्क्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। You will do written practice of all questions you marked in second revision, in first revision, sorry. Plus refer MTP, RTP and 100 mark क्वेश्चन पेपर। इतना आपने करना है सेकंड रिवीजन में। और आप साथ ही साथ क्या करोगे, अब सेकंड रिवीजन में भी जब आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो जो आपने फर्स्ट रिवीजन में मार्क किया था, या फिर आप एमटीपी आरटीपी 100 मार्क के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो सबसे पहली चीज तो ये जो एमटीपी आरटीपी और 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, ये बिना देखे करना, इसको एक टेस्ट बना के करना, तभी जाके आप अपनी गलती से रियलाइज कर पाओगे और सीख पाओगे, टाइम असेसमेंट कर पाओगे, ठीक है। अब सेकंड रिवीजन के अंदर भी अपने क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं कि फर्स्ट रिवीजन में भी मार्किंग हुई थी, सेकंड रिवीजन में फिर से परेशान कर रहा है, एमटीपी में ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आरटीपी में ये नहीं हुआ, तो आपने क्या कर लेना है, उसको मार्क कर लेना है। अब जब थर्ड रिवीजन आएगा ना सर, थर्ड रिवीजन में आपको क्या करना है, थर्ड रिवीजन में आपको रेफर करना है 100% कॉन्सेप्ट्स। मैं हमेशा एक चीज एडवाइस करके रखूंगा आपको कि इवन फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मेंटेन ए कॉन्सेप्ट रजिस्टर, कि एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर मेंटेन करके चलो, हर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ होना चाहिए, छोटा इलस्ट्रेशन साथ में होना चाहिए। तो 100% कॉन्सेप्ट्स आपने रेफर कर लेना इन द थर्ड रिवीजन, प्लस 100% कॉन्सेप्ट्स के अलावा, 100% कॉन्सेप्ट्स के अलावा अब आपने क्या कर लेना है, अगेन रेफर ऑल द क्वेश्चंस विच ट्रबल्ड यू इन योर सेकंड रिवीजन, जिसने आपको आपके सेकंड रिवीजन में ट्रबल किया था। तो ये क्या हो गया सर, प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया कि नंबर ऑफ रिवीजन्स 3, अगर हमारे मल्टीपल रिवीजन्स अगर 3 हैं तो 3 रिवीजन्स के अंदर आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे अचीव कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया। और जैसे टैक्सेशन है, तो टैक्सेशन के अंदर आप क्या अप्रोच रख सकते हो, फॉर एग्जांपल पीजीबीपी है तो आपने एक चार्ट बना लिया, पार्टिकुलर्स, आइटम्स टू बी अलाउड, आइटम्स टू बी डिसअलाउड। तो फॉर एग्जांपल पार्टिकुलर्स लिखते गए और ये लिखते गए कि अलाउड है या डिसअलाउड है, पार्टिकुलर्स लिखते गए, ये लिखते गए कि अलाउड है कि डिसअलाउड है, पार्टिकुलर्स लिखते गए, ये लिखते गए कि अलाउड है कि डिसअलाउड है ना। तो आपने क्या कर लिया सर, एक चार्ट बना लिया, जैसे डीटी के लिए पार्टिकुलर्स, अलाउड, डिसअलाउड, जैसे पीजीबीपी का चैप्टर है।
तो मान लीजिए यहां पे आ गया अपना CSR एक्सपेंडिचर, तो CSR एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है, तो यहां पे डिसअलाउड की कैटेगरी में डाल दिया और यहां पे एक रीजन लिख दिया एक लाइन का कि क्या रीजन है क्यों डिसअलाउड है। मान लो साइंटिफिक रिसर्च अलाउड है, तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने अलाउड की कैटेगरी में डाल दिया, और अगर सपोज 150% अलाउड है तो 150% लिख दिया, 175% अलाउड है तो 175% लिख दिया, 200% अलाउड है तो 200% लिख दिया। इस तरीके से पूरा चार्ट बना लो। पहली बार पीजीबीपी पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, 7-8 घंटे लग जाएंगे, लेकिन एक बार ये चार्ट बन गया, अगली बार आप पीजीबीपी 2 घंटे में रिवाइज कर पाओगे और कम टाइम में हो जाएगा। तो इस तरीके से स्मार्ट टेक्निक्स होते हैं, है ना। सिमिलरली टैक्सेशन के अंदर दो तरीके के चैप्टर्स होते हैं, एक जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, एक जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो भाई जिस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है वहां मैं कॉन्सेप्ट का सिर्फ जिस्ट समझूंगा और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करूंगा, लैंग्वेज याद करने में टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन जहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है वहां मैं लैंग्वेज याद करने में टाइम लगाऊंगा। तो अकॉर्डिंगली आपने दिमाग लगा के पढ़ना है, बिकॉज आपके पास 100 डेज टाइम है, आप बोथ ग्रुप के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आईडीटी के अंदर सेम अप्रोच हो गया। सो दैट इज द अप्रोच यू हैव टू फॉलो फॉर दोस प्रैक्टिकल पेपर्स, ठीक है। एंड अगर मैं अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करूं, ऑडिट की बात करूं, लॉ की बात करूं, EISSM की बात करूं, तो भाई इन सब्जेक्ट्स में फंडा वगैरह सिंपल होता है। आपको 3 महीने के अंदर यही चीज इंश्योर करनी है। ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, पहले आपने फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। याद रखना 100% कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है, अगर 80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका काम चल जाता है। लेकिन खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होने से काम नहीं चलेगा, आपको इंश्योर करना है नंबर ऑफ रिविजन्स, आपको इंश्योर करना है रिपीटेशंस, आपको इंश्योर करना है नंबर ऑफ रिविजन्स कि आप कितनी बार मैक्सिमम रिविजन इंश्योर कर सकते हो। तो नंबर ऑफ रिविजन्स इंश्योर करने का तरीका क्या होता है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट के जिस्ट को समझ लो और कोशिश करो कि उस जिस्ट को ना रिकॉल करते रहो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो आपने अगर एक चैप्टर पढ़ लिया, मान लीजिए चैप्टर को आपने 10 घंटे लगाए, तो मेक श्योर कि उस 10 घंटे को आप 1 घंटे में समराइज कर रहे हो और 1 घंटे में उसका रिवीजन कर रहे हो, उसका एक जिस्ट बना रहे हो और उस जिस्ट को बार बार रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट ए रिपीट वैल्यू फॉर योरसेल्फ, यू आर ट्राइंग टू डू द नंबर ऑफ रिविजन्स, यू आर ट्राइंग टू डू द नंबर ऑफ रिविजन्स। नंबर ऑफ रिविजन्स के लिए जैसे ऑडिट के अंदर मैंने आपको रिविजनरी वॉइस क्लिप प्रोवाइड किया है, मैंने ऑडिट के अंदर आपको रिविजनरी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। ऑडिट की स्टडी को आपके लिए आसान बनाने के लिए मैंने सेक्शन, सब सेक्शन नंबर्स, ऐसे के नेम नंबर सब कुछ आपको रटवा दिया है। अगर आप मेरा क्लासेस लेते हैं तो वहां भी आपका कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो मेक श्योर कि यू आर जस्ट डूइंग इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिविजन। सो कॉन्सेप्ट हो गया और अपना क्या हो गया सर, नंबर ऑफ रिविजन पे आपने काम किया। और तीसरी चीज है कि इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में अपने प्रेजेंटेशन पे काम करनी है। यहां एक बच्चा गलती करता है। पहला काम है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सर, दूसरा काम है नंबर ऑफ रिविजन पे फोकस करना, और तीसरा काम है प्रेजेंटेशन आपने क्या करनी है सर, क्लियर करनी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, कुछ क्वेश्चंस लिख के भी प्रैक्टिस करने हैं, और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है कि किस तरीके से मैं अपने आंसर को बेस्ट तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। सो दैट इज अगेन समथिंग यू हैव टू डू। पार्टिकुलरली ऑडिट के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, स्ट्रैटेजी टू गेट 70। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर अवेलेबल है। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपने क्या करना है सर, इस अप्रोच में काम करना है। जब आपका फर्स्ट रिविजन होगा 6 डेज का, याद रखना 100% सिलेबस कवर करना मुश्किल होता है किसी भी रिवीजन में। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो 6 दिन आपने टाइम अलॉट किया, 6 डेज आपने टाइम अलॉट किया, और इस 6 डेज के अंदर सपोज आपका 80% कंप्लीट होता है सपोज आपका 80% कंप्लीट होता है, तो अब एक बच्चा क्या करता है, अरे यार वो 80% ही कंप्लीट हुआ, 20% बाकी है, तो वो एक्सटेंड कर देता है अपने शेड्यूल को 2 दिन से 3 दिन से। ये गलती मत करना। 6 दिन मतलब 6 दिन, 80% कंप्लीट हुआ, 20% रिमेनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो रिमेनिंग 20% है सेकंड रिवीजन में लगा दूंगा। सेकंड रिवीजन में पहले वो 20% कर लूंगा जो फर्स्ट रिवीजन में छूट गया था, और अगर कोई टॉपिक ज्यादा अच्छे से हो गया था फर्स्ट रिवीजन में तो सेकंड रिवीजन में उसको स्किप कर दूंगा। जब सेकंड रिवीजन करूंगा तो मैं रिकॉल वैल्यू ट्राई करूंगा कि मुझे क्या क्या याद आ रहा है। सेकंड रिवीजन में ना मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ूंगा, सेकंड रिवीजन में मैं चीजों को रिकॉल करने का कोशिश करूंगा कि मैंने फर्स्ट रिवीजन में मेहनत किया था तो अब मुझे सेकंड रिवीजन में क्या क्या याद है। तो अगर मुझे काफी सारी चीजें याद आ रही हैं या जो भी चीजें याद आ रही हैं तो मैं उसको थर्ड डिवीजन में नहीं लूंगा, थर्ड डिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं थर्ड डिवीजन में उन चीजों को लूंगा जो सेकंड डिवीजन के अंदर मुझे याद नहीं आ रहा था। सो हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी स्मार्ट, दैट इज कॉल्ड द स्मार्ट प्लानिंग। तो इस तरीके से क्या करोगे आप, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की भी रिविजन्स कर लेंगे। इसके अलावा इंश्योर करना कि अपार्ट फ्रॉम दिस 3 रिविजन्स, ऑडिट के अंदर तो आप और भी रिवीजन ज्यादा कर सकते हो, बिकॉज मैंने आपको वॉइस क्लिप दिया हुआ है, तो वॉइस क्लिप को यूज करके तुम 50 बार भी रिवाइज कर सकते हो पूरे सिलेबस को, मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने दिया हुआ है। उसके अलावा मेक श्योर कि आप टेस्ट जरूर दें। सबसे बेस्ट रहता है कि चैप्टर वाइज भी टेस्ट देनी चाहिए और 100 मार्क भी टेस्ट देनी चाहिए, बट अगर टाइम की कमी है तो एटलीस्ट 100 मार्क टेस्ट जरूर दें।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक टेस्ट नहीं करोगे तब तक गलतियों का पता नहीं चलेगा, तब तक अपने आप को एसेस नहीं कर पाओगे। तो साथ में क्या इंपॉर्टेंट है सर कि टेस्ट जरूर दें। तो अगर आप इस तरीके से प्लान करके चलोगे, प्रैक्टिकल के लिए अलग प्लान बना के, थ्योरेटिकल के लिए अलग प्लान बना के, किस तरीके से नंबर ऑफ रिविजन्स को इफेक्टिव बनाना है, किस तरीके से प्रैक्टिकल के लिए प्लानिंग करनी है, किस तरीके से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए प्लानिंग करनी है, तो 100 डेज के अंदर आपकी स्टडीज बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर मेरा क्लियर हो जाएगा ना, मेरा रैंक आ जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ना। तो कृष्ण जी कहते हैं फल किए जा, कर्म किए जा, फल की उपेक्षा ना कर। आपने क्या करना है सर, आपको अपना कर्म करते जाना है, बेस्ट पॉसिबल मैनर में 100% डेडिकेशन के साथ अपना कर्म किए जाना है, फल की उपेक्षा नहीं करनी है। फल भगवान देगा, उसके बारे में मत सोचो, टेंशन मत लो। डोंट फोकस ऑन द आउटपुट, डोंट फोकस ऑन द आउटपुट, जस्ट फोकस ऑन द इनपुट। इनपुट अच्छा होगा ना, आउटपुट अपने आप अच्छा निकलेगा। तो आपको क्या करना है सर, इनपुट अच्छा डालना है। अगर इनपुट अच्छा डालोगे तो आउटपुट अपने आप अच्छा निकलेगा। इनपुट अच्छा होना चाहिए, दिमाग सही रखो, प्रोसेसिंग अच्छी होनी चाहिए, मेहनत करो, आउटपुट अपने आप अच्छा निकलेगा। इनपुट गलत डाल दिया तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, गलत निकल जाएगा। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, stay 100% focused, have faith in yourself, right? Respect the degree, understand the value of the degree, and believe me, you are going to be successful. So hopefully ये जो 100 days का स्टडी प्लान था ये आपके लिए हेल्पफुल था। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच। आज के आज अपना एक प्रॉपर प्लान बना लो कि आपने किस तरीके से इस शेड्यूल को इंप्लीमेंट करना है, मॉर्निंग आवर्स, लेट आवर्स, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक टाइम ऐसा फिक्स करो जो आपका 4 घंटे का बेस्ट स्लॉट होता है, कि ये 4 घंटा मेरा बेस्ट दो ना, ये 4 घंटा मैं पढ़ाई करूंगा। और हमेशा ये कोशिश करो कि जब भी आप पढ़ लेते हो, थोड़ा भी टायर्ड फील करते हो, रेस्ट कर लो। पढ़ने के बाद रेस्ट कर लो, ब्रेक ले लो, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर ब्रेक ले लो, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो। पावर नैप्स का कॉन्सेप्ट यूज करो, यूज मोर और मोर, यूज पावर नैप्स, राइट। तो पावर नैप्स यूज करोगे तो उससे क्या होगा, आपका इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। मेडिटेशन करो, उससे क्या होगा, आपका इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज मेंटेन करके चलो, वॉकिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया दिन का 10-15 मिनट, उससे आपका क्या होगा, इफेक्टिवनेस बढ़ते रहेगा। एंड साथ ही साथ आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि आप क्या कर सकें, आप इस 100 डेज के अंदर डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकें, राइट। सो होपफुली इट वाज बेनिफिशियल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक और चीज़, अगर ऑडिट के लिए कोई अभी भी परेशान है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा फुल क्लास ऑडिट का अवेलेबल है 80 आवर्स के अंदर, जहां पे हम लोग 100% कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ 400 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, इंटरलिंकिंग पे काम करेंगे और 70+ का हमारा एम रहेगा। सो यू कैन अगेन टेक दोज क्लासेस फ्रॉम www.apnamentor.com। अगर आप क्लासेस नहीं भी लेते हैं तो मेरी रिविजनरी वॉइस क्लिप्स मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर दी है, रिविजनरी वीडियोस आपको प्रोवाइड किया है, समरी नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम चैनल के अंदर एमसीक्यू टेस्ट होगा, तो ढेर सारी एक्टिविटीज होंगी फ्रॉम माय साइड फॉर यू ऑल, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल।